हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आजकल युवा पीढ़ी बचपन तो अपना माँ बाप के साथ बिताना चाहती है, लेकिन युवा होते ही उसके सपने बदल जाते हैं और वो ये भी नहीं सोचती कि हमें इससे माँ बाप को तकलीफ पहुंच रही है। ऐसी एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है रो रही चिड़िया कि पर बच्चों के क्यों आए। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। रेवती मानसिक तौर पर बहुत अस्वस्थ थी। रमन उसके पति को गुजरे हुए आज 1 महीना हो गया है। 13वीं में आए सभी रिश्तेदार जा चुके हैं। ननद कुछ दिन रुक गई थी, कल वो भी चली गई। ननद के साथ कुछ समय गुजर जाता था, अब तो बस सन्नाटा है। 4 बेटे हैं, मगर सबकी अपनी अपनी गृहस्थी, अपनी अपनी जिंदगी है। किसी की गृहस्थी में अनफिट होने के लिए जाना नहीं चाहती थी रेवती। बेटों की छुट्टियां खत्म हो रही थीं, अतः वे भी अपनी अपनी सुविधा अनुसार चले गए थे। रेवती अकेली लेटी थी, तभी सांवरी ने आवाज दी थी, माँ जी, खाना खा लीजिए। उसने वहीं से आवाज देकर कहा था कि 2 रोटी सेक कर रख दे, मैं परोस कर खा लूंगी। सांवरी ने जवाब दिया था कि आप खाती नहीं हैं, खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, मेरे सामने खाइए आप। रेवती की आंखों में आंसू भर आए थे। इस लड़की को मेरी इतनी फिक्र है, और मेरे अपने बच्चे, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैंने खाना खाया या नहीं। कैसे खाए, उसे अस्पताल के वे क्षण भूलते ही नहीं हैं, किसी तरह नहीं भूलते। वो हर किसी से छुपाकर आंखों से आंसू पोंछ लिया करते। ऐसी निरीह आंखों से रमन उसे देख रहे थे, जैसे बस वो ही उनको बचा सकते हैं। उसका कलेजा निकलकर मुंह तक आ जाता है। वो इतनी असहाय क्यों हो गई थी? अपने पति को तो सावित्री भी बचा लाई थी। उसकी आंखें भीग गई थी। वो सावित्री तो नहीं बन सकती ना। उसकी तो पूरी दुनिया ही वीरान हो गई है। कहीं आने जाने का मन ही नहीं होता। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। बर्तन वाली, खाना वाली सभी कहती हैं कि ऐसे अकेली कब तक पड़ी रहेंगी, बच्चों के पास रहने चली जाइए। उसे हंसी आ गई थी। पिछली बार जब रमन के साथ गई थी शानू के यहाँ, तो 10 दिन के बाद की बात है। पड़ोस की औरतें मिलने आई हुई थी। वे बोले थे, अब रिटायर्ड हैं तो बच्चों के पास रहिए ना, अकेले क्यों रह रही हैं? तो बहू ने झट से जवाब दिया था, वहां भी घर है, रिश्तेदार हैं, देख रेख करनी होती है, तो रहना तो पड़ता ही है ना। ईश्वर की कृपा से दाल रोटी तो सभी बच्चों की चल रही है। किसी की घी की सनी, तो किसी की रूखी भली। कोई अपनी पत्नी से परेशान है, ऐसे में वो किसी की परेशानी बढ़ाने क्यों जाए? पति की पेंशन उसके लिए काफी है। उसे याद आया था कि इस 1 महीने में भी उसे न जाने कितने दस्तखत करने पड़े थे पेंशन के लिए। मानसिक तौर पर भी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे तो ठीक से होश भी नहीं था कि वो कहाँ, वो किस कागज में दस्तखत कर रही है। बाद में पता चला था कि बड़े बड़े अनर्थ हो गए थे।
सुदीप ने नॉमिनी में अपने नाम पर दस्तखत करवा लिए थे, पेंशन वाले खाते में। प्रदीप ने लगे हाथ वसीयत भी करवा डाली थी और सबने आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लिया था। उसका मन तो बस अस्पताल में रमन के साथ बिताए आखिरी पलों में अटका रहा था। उसे याद है कि कोई भी जब उसे मम्मी कहकर पुकारता था तो वो जैसे तंद्रा में खोई खोई हाँ बोल देती थी। वैसे तो उसकी नजर फर्श पर ही अड़ी रहती थी, जैसे कि वो सिनेमा का पर्दा है और रमन के साथ उसके बिताए हुए पल उस पर चल रहे हैं। उसे याद है कि रमन हमेशा बड़े बेटे की तारीफ करते थे, मगर जब उसकी कोई बात उन्हें बुरी लगती थी तो सबसे पहले रेवती से ही जिक्र करते थे कि देखो सुदीप फोन पर क्या कह रहा था कि गांव वाला जो मकान बेचा है उसका अमाउंट क्या करोगे। अरे हम चाहे जो करें, किसी को क्या। हमने उनसे कभी पूछा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है या फिर तुम इतना खर्च क्यों करते हो, तुम्हारी आमदनी कितनी है वगैरह। रेवती बिना चूके जवाब देती थी कि तुम ही जानो, तुम्हारा श्रवण कुमार है। कुछ समय तक रमन उधेड़ बुन में डूबे रहते थे, फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाते थे। रमन हमेशा उस पर छोटे बेटे को अधिक प्यार करने का आरोप लगाया करते थे। रेवती कहती थी कि माँ हमेशा कमजोर का साथ देती है, छोटे बेटे पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और आमदनी कम, तो माँ तो चलते समय बेटी जैसी विदाई ही करेगी ना। रमन कहते थे कि उसके खर्च पर नियंत्रण करने को कहो, गांधारी मत बनो, और कुछ घंटों के लिए दोनों गुमसुम हो जाते थे। मनु तो बस उतना ही करता था, या यूं कहें कि कर पाता था जितना मोनिका कहती थी। बड़े बाप की बेटी थी, उसकी बात टालना मनु के बूते की बात नहीं थी। मनु तो उसकी बात को प्रभावी ढंग से दोहरा देता था ताकि अकेले मोनिका को मेहनत न करनी पड़े। प्रदीप तटस्थ था, उसने एक बार कहा भी था, हमारे साथ चलोगी। रेवती ने सिर हिलाकर ना में जवाब दे दिया था। उसके आगे उसने कुछ कहा भी नहीं था और इसके बाद रेवती ने भी कुछ नहीं कहा था। रेवती जानती है कि उसके जैसी स्वाभिमानी महिला की गुजर कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल की बहुएं आदेश मानने के बजाय आदेश देने का काम ज्यादा करती हैं। रेवती ने कभी आदेश देना भी नहीं सीखा, तो मानना भी उसे गवारा नहीं था। छोटी बहू के यहाँ पिछली बार जब गई थी तो उसने 100 बहाने कर करके उससे दही बड़े और फरे बनवाए थे कि आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं, आपका तो जवाब नहीं फरे बनाने में, और खुद आराम करने चली गई थी। शाम तक रेवती बुरी तरह से थक गई थी, उसे हंसी आ गई थी। वो सबकी बात अगर मान भी ले एक क्षण के लिए तो दिनचर्या में दखल शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों करती हैं, यहाँ बैठिए, कल को अगर ठंड लग गई तो मुश्किल हम लोगों की होगी, रोज भाग भाग के अस्पताल जाना पड़ेगा। सच भी है, ढेरों तो वो दवाइयां खाती है। रमन के जमाने में वो साधिकार बोलती थी कि मेरी ये दवाएं खत्म हो गई हैं। अगर रमन भूल जाते थे तो वो ताना मारते हुए कहती थी, आपको मेरी दवाएं तो कभी याद रहती ही नहीं।
रमन मुस्कुरा देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सिर्फ कहने के लिए कहा गया है, आशय ऐसा कुछ नहीं है। शाम को सावरी व बर्तन वाली रविता आपस में बात कर रही थी कि ऐसे कैसे चलेगा, पूरा खाना रखा है, माँ जी ने खाया नहीं, दवा भी नहीं खाई होगी, बीमार हो जाएंगी तो कौन देखभाल करेगा। भैया लोगों के पास जाना नहीं चाहती, ना जाने क्यों। उन लोगों को तो सोचना चाहिए ना, एक तो बीमार, ऊपर से इतनी बड़ी चोट, अकेले कैसे सहेंगे। जबरदस्ती कसम खिला के ले जाते। चोट तो जिंदगी भर की है, पर सबके साथ रहती तो दर्द हल्का हो जाता। उसे हंसी आ गई थी। बाकी सबकी जिंदगी में तो रिक्ति आई है, पर उसकी जिंदगी की गाड़ी का तो एक पहिया ही टूट गया है। वो कैसे चले, लड़खड़ा के भी तो नहीं चल पा रही, क्योंकि उसे खींचने वाला कोई भी नहीं, उसके दिल की बात सुनने वाला, उसे करीब से समझने वाला भी तो कोई नहीं। उसे तो पड़ोसियों में वो अपने बच्चों में कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। बच्चे थोड़ा अधिक ध्यान रखते हैं, पर छोड़कर जाने के बाद उन्हें भी चिंता नहीं रहती। उसका ध्यान भी बहकता रहता है। अब बच्चे क्या क्या अपना काम छोड़कर बैठे रहेंगे। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके साथ रहना नहीं चाहती। अचानक उसे याद आया था कि पिछली शादी की सालगिरह पर रमन ने उसे चेन दी थी। घटना याद आने पर वो मुस्कुराने लगी थी। रमन ने सुबह सुबह उसे एक गुड़हल का फूल लाकर दिया था और विश किया था। उसने रिस्पॉन्स दिया था, मगर ये भी कहा था कि फूल के साथ कुछ और नहीं लाए क्या। रमन ने मुस्कुरा कर कहा था, पैसे कहाँ हैं, सब तो तुम्हारे पास रहते हैं। उसने मुंह बनाकर कहा था, तो मांग लेते। रमन चुप रहे थे। कुछ घंटे बाद जब वो किचन में काम कर रही थी, रमन ने चुपचाप पीछे से आकर चेन पहना दी थी। वो मुस्कुराकर पलटी थी तो सीने से लगा लिया था। फिर दोनों ही चुप थे, बस धड़कनें बोल रही थी। आंख के आंसू पोंछकर उसने लॉकर खोला था। अरे ये क्या, लॉकर तो खाली पड़ा था। हे भगवान, कहीं ये सावरी और रविता का काम तो नहीं। नहीं, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वो माथा टनकने लगा था। हे भगवान, कहीं ब्लड प्रेशर ज्यादा न बढ़ जाए। तभी मोबाइल की रिंग बजी थी। फोन सुदीप का था। बोल रहा था, आपके गहने मैं ले आया हूं। आप अकेली रहती हो, सुरक्षित नहीं थे। जब आपको जरूरत हो, आप मांग लेना। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। मन कह रहा था, बच्चे बहुत दूरदर्शी हो गए हैं, उनके पर निकल आए हैं। वो माथे पर हाथ रखकर लेट गई थी। मन कह रहा था कि अब उसमें निर्णय लेने की क्षमता बची ही नहीं है। बच्चे पर तोलने के लिए तैयार हैं और उसे उन्हें अनुमति देनी ही होगी।